नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है, जहां 7वें चरण में यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले शामिल हैं। वहीं चुनाव के अंतिम चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। विधानसभा की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ 6 लाख मतदाता करेंगे। बता दें कि वाराणसी की शिवपुर सीट से मंत्री अनिल राजभर और पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह, तो वहीं जौनपुर की मलहनी से जेडीयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भदोही की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विजय मिश्रा और शिवपुर से सुभाष सपा के अरविंद राजभर की साख भी दांव पर लगी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए अब 7वें चरण का मतदान है, आखिरी चरण है और हमने देखा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री ने 2 दिन संबोधन किया, उन्होंने रोड शो किया, जनता का समर्थन मांगा। आखिर इस 7वें चरण में जिस तरह से मंत्रियों की साख तो दांव पर है ही, लेकिन बीजेपी का जो ब्रांड मोदी है, आखिर कितना असरदार इन 7वें चरण में? जी बिल्कुल वर्षा, देखिए जो कल चुनाव होने हैं 9 जिलों की 54 सीटों पर उत्तर प्रदेश का 7वां चरण है, आखिरी चरण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सुबसपा सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये 54 सीटें अब महत्वपूर्ण रखती हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी दफ्तर में, तो वहां से एक बार अपील की है जनता से और अपनी जो शासन की नीतियां हैं वो गिनाई हैं। 2 दिन प्रधानमंत्री वहां पर रहे हैं, उन्होंने रोड शो किया है और वहीं तमाम उन्होंने रैलियां की हैं। तो पूर्वांचल की जनता को रिझाने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी वहां रोड शो और जनसभाएं की हैं, मायावती ने मंडल स्तर पर वहां जनसभाएं की हैं। तो इसके साथ ही वाराणसी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी रोड शो किया, पैदल यात्रा की, लोगों को रिझाने का काम किया गया। अब देखते हैं 54 सीटें हैं वो कितना दलों को लाभ देती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि उसको अपनी साख बचाना, और ऐसे में कई मंत्री उनके दांव पर लगे हुए हैं। उनकी प्रतिष्ठा 5 मंत्री हैं जो लड़ रहे हैं। एक मंत्री जो दारा सिंह हैं थे भारतीय जनता पार्टी, वो इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में चले गए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो 5 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें से अब उनकी दांव साख पर लगी है। तो इसके साथ ही वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, 8 सीटें हैं, वहां उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2 दिन उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार किया है, लोगों से अपील की है, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठे हैं, चाय पे चर्चा की है, चुनाव की रणनीति बनाई है। तो ये सब महत्वपूर्ण होने के साथ ही अब लास्ट जो चरण है उस पर उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई, सभी दलों की निगाहें टिकी हुई। वो एक गणित बैठाना चाहते हैं कि अगर इन 6 चरणों में उनकी सीटें कम पड़ रही हैं बहुमत के आंकड़े से, तो इस 54 सीटों में वो अपना बहुमत का आंकड़ा पाले, इस कोशिश में जुटे हुए हैं। और कल 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि 54 सीटों पे 613 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके साथ ही 2 करोड़ 06 लाख जो होंगे मतदाता, वो प्रत्याशियों के भविष्य का तय करेंगे फैसला। इसके साथ ही वाराणसी की जो शिवपुर सीट है वहां से मंत्री अनिल राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं के सामने सुबसपा के अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि सुबसपा के अरविंद राजभर पर जब नामांकन के दौरान हमला भी हुआ था, आरोप लगा था। ये बड़ी चर्चित सीट है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जौनपुर जनपद में पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेडीयू के निशान पर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही सीट है। तो धनंजय सिंह का नाम भी उत्तर प्रदेश में बड़ा है, बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं। और इसके साथ ही भदोही की ज्ञानपुर सीट हमेशा चर्चाओं में रही है, क्योंकि यहाँ पर विजय मिश्रा 4 बार विधायक हो चुके हैं और 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं और उन्हें भी बाहुबली कहा जाता है। तो विजय मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी और अब की बार ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं वर्षा। इसके साथ ही और आपको बता दूं
कि शिवपुर से भाजपा के अरविंद हैं, तो वहीं वाराणसी की उत्तर सीट से रविंद्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी जो पर्यटन मंत्री हैं वो चुनाव मैदान में है, और जौनपुर से गिरीश यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मंत्री हैं। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और इसके साथ ही मिर्जापुर की मणिहान सीट से मंत्री रामशंकर सिंह पटेल की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ आपको बता दूं वर्षा की सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ओम प्रकाश राजभर की, तो मऊ से कहा जाए, मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास काफी दिन से वहां प्रचार कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। क्योंकि पिता उनके वहां से विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, हालांकि वो जेल में कई मामलों में निरुद्ध है जिसके कारण वो बंद है। तो अब अब्बास अंसारी अपने पिता की सीट को कब्जा करना चाहते हैं। तो ये कहा जाए कि जो पूर्वांचल है वो बाहुबलियों का गढ़ है और एक बार वो फिर कब्जा करना चाहते हैं। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन इस 7वें चरण में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे दल हैं उनकी कितनी भूमिका इस 7वें चरण में हो सकती है, क्योंकि अपना दल भी है, बीजेपी के साथ है, सपा ने भी गठबंधन किया हुआ है। तो आखिर छोटे छोटे जो दल हैं कितना महत्वपूर्ण रखते हैं इस 7वें चरण में? जी बिल्कुल, देखिए छोटे छोटे दल हो, चाहे सुबसपा हो या अपना दल हो या फिर और कोई प्रगतिशील मानव समाज पार्टी हो या और भी तमाम दल हैं, वो अपना अपना महत्व रखते हैं। क्योंकि सुबसपा ने जिस तरीके से पैठ बनाई और 2017 के चुनाव में उन्होंने 3 सीटें जीती थी, वहीं निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। और इसके साथ बता दूं कि सुबसपा 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी और निषाद पार्टी 2 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो उनकी पकड़ वहां मजबूत मानी जाती है कि पूर्वांचल में कई निषाद बेल्ट हैं या फिर राजभर जो ओबीसी समाज में आते हैं वो उनकी वहां संख्या है। राजभर समाज के लोग जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो राजभर समाज को एससी में कन्वर्ट कराने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं कि एससी के आधार पर उनको वहां से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उससे वो राजभर जो जनता है उसको रिझाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी जो कहा जाता है पूर्वांचल में गढ़ रही है, चाहे 2012 का चुनाव हो, उसके बाद 2017 में वहां पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया और 2012 में समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वहां काबिज हो गई। और ऐसे में कहा जाए कि 2017 की बात की जाए तो 29 सीटें यानी 54 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और समाजवादी पार्टी के पास 11 सीटें थी, बहुजन समाज पार्टी के साथ 6 सीटें थी, अपना दल के पास 4 सीटें थी और सुबसपा के पास 3 सीटें थी और निषाद पार्टी के साथ 1 सीट उन्होंने वहां से पाई थी। तो पूरी अब समाजवादी पार्टी का और सुबसपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से तो पूरी कोशिश किए हुए हैं कि अब की बार जो उनका 11 का आंकड़ा पिछली बार था और अगर 3 उनके सुबसपा के मान लिए जाए तो 11, 3, 14 हो जाती हैं और अब की बार वो 14 नहीं बिल्कुल 54 सीटों पर कब्जा करने के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है उस पर कोशिश की जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी के वहां 6 विधायक थे, तो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अब की बार सभी दलों को परास्त करते हुए अपना वहां आंकड़ा आगे बढ़ा लें, इस तरह की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस इस चरण में शून्य थी। जी बिल्कुल, और अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ था प्रशांत, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर शून्य थी, लेकिन इस बार जिस रणनीति के साथ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, सीएम भूपेश बघेल खुद यहाँ पर जोर शोर से प्रचार करने पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इस चरण में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राह आसान नजर आ रही है? कुछ सीटों पर जीत हासिल करने की किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं कांग्रेस में? जी बिल्कुल, आपने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बात की है, तो उन्होंने जो चुनावी कैंपेनिंग की रॉबर्ट्सगंज में एक दिन पहले जो उनकी जनसभा को लेकर बवाल हो रहा था कि उनका जो मैदान तय था जिसके लिए एनओसी काटी गई थी, शुल्क जमा किया गया, तो उसके बाद बदल दिया गया, फिर उनकी दोबारा सभा वहां पर हुई। क्योंकि रॉबर्ट्सगंज जो क्षेत्र आता है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की संख्या भी काफी संख्या में है, तो ऐसे में भूपेश बघेल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और ओबीसी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, तो वहां कांग्रेस ने सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल को उतारकर एक साफ तौर से संदेश देना चाहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम छत्तीसगढ़ जैसे भूपेश बघेल ने वहां काम किया है, उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस का वो अनुसूचित जात के लोगों के लिए, ओबीसी के लोगों के लिए और किसानों के कल्याण के लिए एमएसपी लागू करने के लिए यहां काम की। ये जरूर है कि सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने जहां जहां भी दौरे किए हैं कुछ ना बहुत ही प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के लोग जरूर कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आए हैं। और ये अंदर खाने की बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से सुगबुगाहट रही है, अंदर जो चर्चाओं का माहौल रही कि सीएम भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश
प्रदेश में चुनाव में जो भूमिका निभाई है वो भले ही कांग्रेस ना जीत पाए, लेकिन वोट बैंक को मजबूत करने में अहम भूमिका जरूर रहेगी और इसका आने वाला जो परिणाम होगा वो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जरूर उसको मिलेगा। और इसके साथ ही कांग्रेस की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से रोड शो हुआ है वहाँ कांग्रेस संगठन को मजबूती मिली है, वोट को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि पूर्वांचल में जिस तरीके से शून्य है कांग्रेस, उसमें ताकत मिलेगी। और अब ये तो 10 तारीख के परिणाम ही बताएंगे, कल वोटर अपना मतदान करेंगे, ये तय करेंगे कांग्रेस को कितनी सीटें मिले या किन प्रत्याशियों को वहाँ की जनता स्वीकार करती है और उन्हें विधायक बनाकर लखनऊ भेजती है। जी बस बिल्कुल प्रशांत, और वाराणसी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2 दिन रहे, रोड शो किया, तमाम जनता से समर्थन भी लिया। आखिर क्योंकि वाराणसी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है और पिछला भले चुनाव बीजेपी के पूरे समर्थन में रहा, क्लीन स्वीप किया, लेकिन इस बार जो नाराजगी देखी जा रही है वहां के लोगों में, तो ऐसा लगता है क्या सीटों पर कुछ असर पड़ सकता है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी जो क्षेत्र है वहाँ पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आस्था का केंद्र है। उन्होंने काशी कॉरिडोर का जो प्रचार किया है, उसके निर्माण का जो प्रचार किया है, तो वहीं कांग्रेस ने जिस तरीके का मुद्दा उठाया था कि लोगों के विकास की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात की बात करती है और वहां जिस तरीके से बुलडोजर चलाने की बात कही गई है, पूर्वांचल के बाहुबलियों के नाम गिनाए जा रहे हैं, तो ये भी मुद्दा रहा है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कई बार मुद्दा उठाया कि गैर मुस्लिमों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया है। तो साफ निशाना जो बहुजन समाज पार्टी का था वो तो पूर्वांचल की जो सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनको साधना था। और इसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म और राष्ट्रवाद की नाम पर वहां चुनाव लड़ रही है, माहौल अलग पैदा कर रही है, और काशी विश्वडोर की जिस तरीके से बात की जाए वहां पर जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, और इसके साथ मंदिर काशी का जो भव्यता वहां प्रदान करने के लिए आसपास की जो बस्तियों को उजाड़ा गया है वो भी चर्चा का विषय रहा है, उसको भी उठाने का काम किया गया है। इसके साथ ही विकास में जिस तरीके के वहां प्रयोग किए जाने थे शायद वो नहीं कर पाई है, उसका वो गिनाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कई बार कहा है वहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो राशन बांट रहे हैं उस पर लोगों का एहसान जता रहे हैं, जबकि वो उनका मूल्य कर्तव्य है। ये सब प्रियंका गांधी गिनाने का काम कर रही हैं। तो वही अखिलेश यादव ने भी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे उसी दिन शाम का अखिलेश यादव का भी वाराणसी में वहां पर रोड शो था, तो उन्होंने वहां सरकार की नाकामियां गिनाने का काम किया। इसके साथ पूर्वांचल का जो विकास होना चाहिए था वो जिस तरीके का खाका 2012 में अखिलेश यादव ने तैयार किया था, 2017 में उसे खत्म कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने तरीके से उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हमेशा ही उदाहरण गिनाते रहे अखिलेश यादव को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो योगी सरकार ने नहीं दी है। इसके साथ जो औद्योगिक धंधों का वहां पर विकास होना था, तमाम फैक्ट्रियां लगनी थी, उनका विकास नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दे हैं, खासकर रोजगार, महंगाई और अपराध, ये 3 विषय हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष लगातार घेरने में जुटा हुआ है। तो वहीं एक चीज मैं महत्वपूर्ण और आपको बता दूं कि जो राजभर समाज है जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि राजभर समाज को एससी में शामिल किया जाए, वो जो गेंद होती है वो कांग्रेस के पाले में केंद्र के पाले में जाती है और केंद्र के बाद राज्य सरकार उसको लागू कर सकता है, ये प्रोसेस होता है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। अब वहीं निषाद पार्टी के संजय निषाद भी लगातार मांग कर रहे हैं मछुआ समुदाय को रिजर्वेशन मिले, उनको भी सुविधाएं मिले, जो तालाब हैं, नदी हैं, नाले हैं, पोखरे हैं, उनमें उनको आरक्षण मिले, सीधे तरीके से उनको लोगों को लाभ मिले, उनमें सब्सिडी मिले। तो तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर वहां पर वोट डालेगी कल की जनता। हालांकि किसको स्वीकार करती है, लेकिन ये मुद्दे गंभीर हैं। तो वहीं बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उन्होंने जो निषाद समाज की जो समस्या है उनको स्वीकार करने का कोशिश की है और उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उससे निजात दिलाएगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको कैप्चर कर उन्हें परास्त करने का काम कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने साफ तौर से कह दिया कि वो वादे नहीं करती हैं, बल्कि जनता की भावनाओं को समझने के बाद जब सरकार बनती है तो बहुजन समाज पार्टी उन पर ज्यादा काम करती है और खरा उतरने का काम करती है। तो वही प्रियंका गांधी ने महिलाओं का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, खासकर किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मामला हो या फिर जो किसान सम्मान निधि है, इन सब जो मामले हैं, रोजगार है, महिलाओं को भर्ती में आरक्षण देना हो, ये तमाम मुद्दे उसको रिझाने का काम कर रही हैं। तमाम मुद्दे हैं और वादों पे वादे भी किए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से, लेकिन अब ये देखना होगा कि 7 मार्च को आखिर ये वादे कितना जनता को लुभा पाए हैं और 10 मार्च को ये जो नतीजे आएंगे वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।